सभी बच्चों को नमस्कार। आप सभी का शक्ति क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब लोग? कैसे चल रही है आपकी तैयारी? मेरा विश्वास है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और अपनी तैयारी को यूं ही जारी रखना है। तो बच्चों, आपने देख रहे थे कि दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म यानी प्रश्नावली 3 की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पर अपने दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म को विभिन्न विधियों के द्वारा समझने का प्रयास कर रहे थे। सबसे पहले अपने आलेखीय विधि, उसके बाद बीजगणितीय विधियों में यदि बात करूं मैं तो प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि बहुत अच्छी तरह से हमने सीख ली है। आज अपने एक बहुत ही नई विधि जिसकी चर्चा करेंगे, बहुत ही रुचिकर विधि है और बहुत ही सरल ढंग से इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे अपने वज्र गुणन विधि। और अपने आप में यूं कहूं कि एक खेल है, दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म के साथ अपने खेलेंगे और एक हल अपने ज्ञात कर लेंगे। तो आज ऐसी विधि अपने सीखने वाले हैं बच्चों, जो बीजगणितीय विधियों में तीसरी विधि है। प्रतिस्थापन विलोपन के बाद आज तीसरी विधि आ चुकी है, वज्र गुणन विधि। तो चलिए शुरू करें इस खेल को। लीजिए कॉपी पेन, हो जाइए तैयार। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो मैं हर बार की तरह इसको दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म जो है उसको बीजगणितीय रूप में बदल लेता हूं, उसके बाद अपने विधि की चर्चा करेंगे। तो चलिए सवाल देखते हैं। बेंगलोर के एक बस स्टैंड से यदि हम 2 टिकट मल्लेश्वरम के और 3 टिकट यशवंतपुरम के खरीदे तो कुल लागत है वो 46 रुपए है। ठीक है, कंडीशन सेकंड दे रखी है बच्चों। यदि हम 3 टिकट मल्लेश्वरम और 5 टिकट यशवंतपुरम के खरीदे तो कुल लागत 74 रुपए है। बस स्टैंड से मल्लेश्वरम और यशवंतपुरम का किराया अपने को ज्ञात करना है। तो दो चर आपको दिख गए होंगे कौन कौन से हैं। एक तो है मल्लेश्वरम का किराया और एक है यशवंतपुरम का किराया। ठीक है, इन दोनों किराया आपने को ज्ञात करने हैं। यानी ये अपना मल्लेश्वरम तक का जो किराया है वो x रुपए है और यशवंतपुरम का किराया है वो y रुपए है। तो चलिए हल कर देते हैं। माना मल्लेश्वरम का किराया x मान लेता हूं। बेंगलोर के बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया जो x है और यशवंतपुर का किराया जो है वो y मान लेता हूं। यशवंतपुर का किराया मैंने y मान लिया। ये तो हर बार जो अपने करते हैं वही कार्य कर रहे हैं, बीजगणितीय रूप में बदलने का प्रयास कर रहे हैं और बहुत ही आसान सवाल है। तो यहां से देखिए, पहली कंडीशन से समीकरण जो बन रही है, 2 टिकट, ये देखिए 2 टिकट मल्लेश्वरम, तो 1 टिकट के x रुपए तो 2 टिकट के 2x रुपए, तो ये हो गया 2x। और 3 टिकट यशवंतपुरम, 1 टिकट के y रुपए हैं तो 3 टिकट के 3y हो गए, गुणा करें अपने तो 3y। कुल लागत है, कुल का मतलब इन दोनों का जोड़ कितना है, 46 रुपए है। ये पहली समीकरण आ गई है बच्चों। इसी तरह दूसरी देखें, 3 टिकट मल्लेश्वरम, तो मल्लेश्वरम का किराया कितना मान के चले अपने x, 3 टिकट हो गए तो कितने हो गए, 3x हो गए, तो ये हो गए 3x। और 5 टिकट यशवंतपुर के हैं और कुल जो लागत है वो 74 रुपए है, ये आ गई। ठीक है, इस तरह की 2 समीकरण आपके पास होती है। ठीक है, युग्म आपके पास होता है। अब देखिए वज्र गुणन विधि क्या कहती है, क्या स्टेप है इसके और कैसे वज्र गुणन विधि का खेल है। खेल खेल में अपने इसको हल कर लेंगे। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना है बच्चों कि आपको इसके जो यहाँ भी कोई जो संख्या है राइट साइड में उसको उठाना है। राइट साइड में हमेशा शून्य होना चाहिए, पहली शर्त ये ध्यान देनी है। दोनों समीकरणों के राइट साइड में हमेशा अपने को शून्य रखना है, इस साइड में कोई भी पद नहीं होना चाहिए शून्य के अलावा। ठीक है, तो चलिए 2x + 3y - के 46 बराबर 0, ये पहली समीकरण आ गई है। देखो बराबर में, इसी तरह उसमें देखना है अपने को 3x + 5y - 74 बराबर 0, ये समीकरण सेकंड आ गई। ये पहला कार्य आपने को कर लेना होता है। पहली शर्त अपने क्या रहेगी बच्चों, पहला स्टेप अपना क्या रहेगा कि राइट साइड में दोनों समीकरण के शून्य होना चाहिए। ठीक है, ये कंफर्म हो गया आपको। अब चलिए सेकंड स्टेप की बात करते हैं। दूसरा निश्चित स्टेप है इसके पास। दूसरा स्टेप देखिए क्या है। दूसरा स्टेप आपको यहां पर यूं मान लीजिए कि एक दूसरे के नीचे लिख लेते हैं, इन समीकरणों को ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये लीजिए 2x 3y - 46 0 और 3x 5y - 74 बराबर 0। ठीक है, ये समीकरण 1 और 2 मैंने इस तरह से लिख लिया आपको समझाने के लिए कि इजी रहे। अब देखिए क्या करना है, ये तो पहला स्टेप ही है। दूसरे स्टेप में आपको यहां पर x लिख देना है, यहां पर -y लिख देना है और यहां पर 1 लिख देना है बच्चों। ये दूसरा स्टेप है। इस तरह से हमेशा फिक्स रहेगा हर एक वज्र गुणन विधि में x -y और 1। ठीक है, पहला चर दूसरा चर है वो ऋणात्मक लेना है और अचर संख्या 1 के रूप में लेनी। अब देखिए खेल शुरू होता है।
एक्स को कैसे सोल्व करेंगे? एक्स के लिए एक्स वाले को ढक लेंगे, 3 का गुणा -74 से, हमेशा यही क्रम रहेगा, इसका गुणा इससे, फिर इसका गुणा इससे माइनस में, ये ध्यान देना है। तो देखिए एक्स वाले के नीचे लिखना है तो एक्स वाले को ढक लीजिए आप। 3 का गुणा किसके साथ होगा? -74, 3 का गुणा -74 से और 5 का गुणा -46 से, 5 का गुणा -46 से, और बीच में माइनस का निशान। अब आप समझ गए होंगे कि तिरछा गुणा आपने कर रहे हैं, इसीलिए इस विधि का नाम वज्र गुणन विधि है। वज्र गुणन का मतलब तिरछा गुणा। अब देखिए y वाला स्टेप, -y वाला, y वाले को ढक लीजिए, 2 का गुणा 74 के साथ, हमेशा क्रम यही रखना है अपने को गुणा का, ठीक है। तो 2 का गुणा -74 के साथ माइनस का निशान, फिर 3 का गुणा 46 के साथ माइनस के, यानी पहले ऊपर से नीचे की तरफ गुणा, आगे से अपने स्टार्ट करेंगे और ऊपर से नीचे की तरफ, फिर चाहे इस तरह से अपने करें, क्योंकि 3 का गुणा -46 से करें, -46 का 3 से करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर अपने को स्टार्ट आगे से करना है, ठीक है। अब एक का मतलब अचर संख्या, इसको ढक लीजिए, ये अपने जो ढक लेंगे, तो 2 का गुणा किसके साथ होगा बच्चों? 5 के साथ, 2 गुणा में 5 माइनस 3 गुणा में 3, ये कर लेना है अपने। ये स्टेप बस इसका समझने वाला है, जो आपने भली भांति समझ लिया है, ठीक है। अब देखिए x बटा में 3 का गुणा -74 से करेंगे तो 3 चौके 12, 21 और 1 22, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया 6 5 30, 3 और 20 और 3 23, माइनस y, ये हो गया माइनस के 4 दूनी 8 और ये हो गया 7 दूनी 14, प्लस के माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 3 18, हंसा लगी 1 12 और 1 13, ठीक है। और ये हो गया 1, ये हो गया 10 - 9, ठीक है। इस तरह से अपने को आगे बढ़ना है। अब देखिए फिर उसको और सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया है बच्चों x बटा में 230 में से 222 घटा देंगे, 230 में से 222 घटाएंगे तो 8 बचेगा बच्चों, 8। यहां पर देखिए -y और ये हो गया माइनस के 10, माइनस के 148 और प्लस के 138 है, माइनस से माइनस कैंसिल कर देना है। यहां पर y को धनात्मक ही रखना है, ये नीचे वाले का चिन्ह है, प्लस आएगा तो माइनस कर देंगे, माइनस आएगा तो प्लस कर देंगे, ठीक है। और ये हो गया 1 बटा में 1, ये आपके पास मुख्य पार्ट इसका आ गया है। ये लगभग सवाल आपका हल हो गया। कैसे? अब देखिए x का मान ज्ञात करने के लिए, x का मान ज्ञात करने के लिए हमेशा इसका भाग देना है आपको। यहां पर 1 है तो 8 में 1 का भाग देंगे, 2 है तो 2 का भाग देंगे, क्योंकि x में 1 का भाग देंगे, यहां तो ऊपर तो 1 ही लेके चलेंगे हमने, तो x में 1 का भाग देंगे x, तो इसी तरह नीचे वाली हर का भी भाग दिया जाएगा, कहने का मतलब। तो 8 में 1 का भाग दिया 8, ये तो आ गया x का मान। y का मान देखिए, y का मान -10 था ना, यहाँ पे इसको प्लस कर लिया, प्लस में चलना है अपने को, तो 10 बटा 1 10। तो मल्लेश्वरम का किराया कितना है बच्चों? मल्लेश्वरम का किराया कितना आ गया है? 8 रुपए। और यशवंतपुर का किराया आ गया है आपके पास 10 रुपए। इस तरह से अपने को सवाल हल करना है। तो कितना रोचक सवाल है, पता चला आपने कहीं कैलकुलेशन की, ऐसा कुछ नहीं है इस सवाल में। वज्र गुणन विधि अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग विधि है, पर थोड़ी टेक्निकल विधि है, अपने को इस हिसाब से चलना है। चलिए 1-2 सवाल और करके देखेंगे, उसके बाद अपनी बहुत अच्छी पकड़ इसमें बनने वाली है। चलिए विद्यार्थियों अब करते हैं उदाहरण नंबर 15 की बात। पी के किन मानों के लिए निम्न समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि आप समीकरण को देखेंगे तो यहां पर y का गुणांक कोई एक संख्या थी जिसको छिपा लिया गया है और वहां पे p लिख दिया गया है, और अपने से कहा गया है कि उस संख्या को ढूंढिए। साधारण सा मतलब यही है कि कौन सी संख्या थी यहाँ पर। तो बच्चों इसको ढूंढने के लिए सीधा सा तरीका है अपने पास, अपने ये जान चुके हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं ये, कि रैखिक समीकरण युग्म जो है उसके हल कब अद्वितीय होते हैं, कब अपरिमित रूप से अनेक हल विद्यमान होते हैं, और कब उसका कोई हल विद्यमान नहीं होता, ये अपने जान चुके हैं। तो उस का सहारा लेते हुए अपने आगे बढ़ेंगे और सवाल को बहुत आसानी से हल कर लेंगे। तो चलिए कंडीशन देखता हूं, एक अद्वितीय हल विद्यमान है, अद्वितीय हल विद्यमान है तो कंडीशंस क्या होगी ये अपने को जान लेना है। तो देखिए कैसे इस सवाल को मैं हल करता हूं। यदि युग्म का एक अद्वितीय हल है तो क्या कंडीशन होगी? कंडीशन ये होगी बच्चों, a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2।
यदि ये इक्वल टू होगा तो फिर C1 C2 पे बात जाएगी। जो समांतर और अपने संपाती रेखाओं के बारे में पढ़ा था, ये प्रतिच्छेदी रेखाओं की कंडीशन है। एक हल कब, अद्वितीय हल कब होता है, जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है, तो वही कंडीशन मैंने लगाई है। तो देख लो बच्चों, इसमें मान रख देते हैं A1 A2 4/2 नॉट इक्वल टू P/2। तो ये बन गया अपने पास 2 P/2। तो वज्र गुणा कर देंगे, P नॉट इक्वल टू 2 दूनी 4। P का मान है वो 4 नहीं होना चाहिए, बस P का मान 4 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी संख्या होगी तो अद्वितीय हल विद्यमान होंगे। तो अपने इसको बिल्कुल साधारण भाषा में भी लिख देंगे ताकि अच्छी तरह से अपने आंसर है उसको क्लियर कर सके। P का मान 4 नहीं होना चाहिए, ये है कि यदि इसके अद्वितीय हल विद्यमान करने हैं, एक अद्वितीय हल अपने को प्राप्त करना है, तो P का मान है वो बस 4 नहीं होना चाहिए। 4 के अलावा कुछ भी हो, 3 हो, 5, 8, 10, 12 कुछ भी हो, इसके अद्वितीय एक हल विद्यमान होगा। तो ये बच्चों अपने देखो कितने अच्छी तरह से इसको जान गए हैं, पहले जो अपने पढ़ा था उसका सहारा लेते हुए। चलिए लेते हैं इसका अगला उदाहरण। अब अपने लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 16, जिसमें यदि देखें तो k के किस मान के लिए निम्न रेखिक समीकरणों युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल विद्यमान होंगे। अपरिमित रूप से अनेक का मतलब है बच्चों रेखाएं संपाती। तो संपाती के लिए क्या पोजीशन बनती है वो अपने को तैयार करनी है, स्थिति अपने को तैयार करनी है, उसमें मान रखना है और अपना हल हो जाएगा। तो बच्चों आपको कंडीशन अपने को स्वयं तैयार करनी है, याद रखनी है, ठीक है। चलिए देखिए मैं शुरू करता हूं इस सवाल को। यदि समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो अब अपने को पोजीशन तैयार करनी है। क्या पोजीशन होती है जब अपरिमित रूप से अनेक हल है? तो बच्चों यहां पर यदि देखें तो A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, बराबर होगा C1/C2 के। तीनों ही इसमें बराबर होते हैं, ठीक है। तो A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर होगा C1/C2 के, ये पोजीशन होगी। अब इस कंडीशन में अपने को मान रखना है और अपना आंसर आ जाएगा। इस तरह के सवाल जब भी आए तो अपने को कंडीशन खुद लिखनी होती है, ठीक है। तो अब देखो K के बटा में 12 बराबर 3/K बराबर -K - 3/-K, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहां पर ये पोजीशन बन गई है अपने पास। अब देखिए अपने इसको कैसे हल करना है। पहले अपने इन दो पार्ट्स को लेंगे, फिर इन दोनों पार्ट्स को लेंगे और अपना सवाल हल हो जाएगा। तो देखिए पहले यहां K/12 बराबर 3/K, तो वज्र गुणा कर देंगे अपने, वज्र गुणन करने पर तो अपने पास आ जाएगा बच्चों K² बराबर 12×36, K बराबर √36। √36 का यदि मान देखें तो अपने पास आ गया +-6, ये आ गई पहली कंडीशन, ठीक है। अब देखिए सेकंड, इन दोनों को लिया तो मेरे पास +6 और -6 आ रहा है, ठीक है। K का मान आ गया, K का मान +6 और -6, ये आ गया, ठीक है यहां तक। अब देखिए पुनः मैं क्या करता हूं, पहले तो ये तीनों ही बराबर है, तो पहले मैंने पहले और दूसरे को बराबर लिया, अब दूसरे और तीसरे को ले लूंगा। तो देखिए बच्चों क्या पोजीशन बनेगी, 3/K बराबर K - 3/K, वज्र गुणन करने पर, वज्र गुणन करने पर तो K का गुणा 3 से 3K और K का गुणा हो जाएगा K - 3 से, ठीक है। ये हो गया 3K, K² - 3K, इस 3K को उठा करके उधर ले जाएंगे तो K² - 3K - 3K बराबर 0, K² - 6K बराबर 0। माइनस के 3K और माइनस के 3K माइनस के 6K हो गए, K यहां पर कॉमन आ गया तो K - 6 बराबर 0। तो K का मान 0 और K - 6 बराबर भी 0, यानी K का मान 0 और K का मान 6, ये पोजीशन बन गई है। यहां पर भी 2 आ गए K के मान। अब K का मान कौन सा सेलेक्ट करना है, ये कंडीशन कह रही है +6 और -6, ये कह रही है 0 और 6, तो कौन सा कॉमन आ रहा है, तो ये कॉमन आ रहा है, K का मान 6 होगा। ये देखो दोनों कंडीशन में लागू हो रहा है, तो यहां K बराबर 6, ये आंसर आ गया। इस तरह से अपने को जो कॉमन मान है वो उठा लेना होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपने आज वज्र गुणन विधि के साथ साथ
विभिन्न प्रकार की स्थितियां देखी कि यदि किसी भी x या y का कोई गुणांक नहीं दिया होता है और कोई कंडीशन अपने को दी जाती है तो कैसे उस गुणांक को ज्ञात करना है, ये भी आज अपने सीख लिया है। तो बहुत ही अच्छा चैप्टर था, बहुत ही रुचिकर चैप्टर था। मेरा विश्वास है कि वज्र गुणन विधि बहुत ही एक छोटे स्टेप में अपने हल की है और बहुत ही रुचिकर ढंग से अपने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, तो आपको समझ में आई होगी। और इसको अच्छी तरह से अपने नोटबुक में तैयार कर लीजिए और मिलते हैं 3.5 के सवालों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।